Hello everyone, myself Eden and I welcome you all in my YouTube channel Eden Classes. So आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर शेयरिंग के बारे में, जो कि क्लास 10 पॉलिटी की बुक का फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग को पढ़ने से पहले मैं आपको इस चैप्टर की कुछ हेडिंग्स बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर को आप 3 पार्ट्स में पढ़ने वाले हो। सबसे पहले आपको बेल्जियम का एग्जाम्पल पढ़ना होगा, देन उसके बाद आपको श्रीलंका का एग्जाम्पल पढ़ना होगा, देन आपको फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम आपके सामने एक एग्जाम्पल सेटअप करेगा कि कैसे पावर शेयरिंग को किया जाता है। देन जब आप श्रीलंका के बारे में डिस्कशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे अगर आप पावर शेयरिंग नहीं करते हो कम्युनिटीज़ के बीच में, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पावर की शेयरिंग नहीं होती है, तो वो कंट्री कैसे एक सिविल वॉर की तरफ चला जाता है। तो इसको हम समझेंगे श्रीलंका के एग्जाम्पल से। और दोनों कंट्रीज में देखो, हमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं दोनों ही कंट्रीज़ के अंदर। बट एक कंट्री ने एक अच्छे डिसीजंस लिए, दूसरी कंट्री ने अच्छे डिसीजंस नहीं लिए और इग्नोर किया एक कम्युनिटी को। तो इस वजह से दोनों कंट्रीज के एग्जांपल्स को पढ़ेंगे और हमें समझ में आएगा कि दोनों कंट्रीज में पावर शेयरिंग का क्या सिनेरियो था और पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। और फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को कितने टाइप्स में हम पावर को शेयर कर सकते हैं, कैसे कैसे पावर को शेयर किया जा सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। बट आज की इस वीडियो में हम बेल्जियम के बारे में बात करेंगे। अब देखो, बेल्जियम को समझने के लिए भी आपको बेल्जियम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। सबसे पहले आपको बेल्जियम की पॉपुलेशन को पढ़ना होगा, देन उसके बाद बेल्जियम के अंदर जो प्रॉब्लम्स आपने देखी उसको पढ़ना होगा, देन उसके बाद बेल्जियम के अंदर जो प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दिया गया आपको उसको पढ़ना होगा। और मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब आप बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं तो बेल्जियम की पॉपुलेशन के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये प्रेजेंट सिनेरियो नहीं है बेल्जियम का। प्रेजेंट में पॉपुलेशन कुछ और होगी बेल्जियम की, बट जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये जस्ट एक एग्जाम्पल है और ये उस टाइम पीरियड का एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको रेफरेंस दे के बता रहा हूँ जब डच और फ्रेंच कम्युनिटी के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव हमें देखने को मिलते हैं, जो कि 1950 से लेकर 1960 के बीच की बात है। तो इस टाइम पीरियड के अराउंड मैं आपको पॉपुलेशन बताता हूँ। तो सबसे पहले हम मैप को समझते हैं। मैप में बेल्जियम हम देख सकते हैं यूरोप के अंदर एक छोटी सी कंट्री है बेल्जियम, और इसकी जो बॉर्डर्स है वो नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस के साथ अपनी बॉर्डर्स को शेयर करता है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ चुका है कि बेल्जियम जो है एक स्मॉल कंट्री है यूरोप के अंदर, और इसकी जो बॉर्डर है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ शेयर होती हैं। उसके बाद पॉपुलेशन कोई ज़्यादा इसकी बड़ी नहीं है, 1 करोड़ के अराउंड पॉपुलेशन है। और 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा ही पॉपुलेशन है बेल्जियम की। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो हमें एक सिनेरियो देखने को मिलता है कि 59% डच कम्युनिटी थी बेल्जियम के अंदर जो डच कम्युनिटी थी वो 59% थी टोटल पॉपुलेशन की, फ्लैमिश रीजन में रहती थी। और उसके बाद अगर बात करते हैं 40% जो पॉपुलेशन थी जो वेलोनिया रीजन के अंदर रहती है वो आपकी फ्रेंच कम्युनिटी है जो फ्रेंच बोलती है, और जो बची हुई 1% रह जाती है टोटल पॉपुलेशन की वो आपको जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी मिलती है। लेकिन इसी के साथ साथ ओवरऑल कंट्री में तो आपने बात की, बट मैं ब्रुसेल में भी बात करना चाहूँगा कि कैपिटल जो है बेल्जियम की उसके अंदर क्या सिनेरियो था पॉपुलेशन का। तो अगर आप बेल्जियम की कैपिटल को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि फ्रेंच लोग जो हैं वो 80% है, डच जो है 20% है। अब देखो, इसको ऐसे समझो, आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में जो मेजोरिटी जो लैंग्वेज स्पीकिंग है वो हिंदी है। बट कुछ इंडिया के कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको हिंदी माइनॉरिटी में दिखती है और जो अदर लैंग्वेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस या इन्फ्लुएंस में दिखती हैं। तो इसी तरीके से जब आप ब्रुसेल को देखते हो जो कि कैपिटल है बेल्जियम की, तो ब्रुसेल के अंदर आपको फ्रेंच कम्युनिटी ज़्यादा मिलती है, डच कम्युनिटी कम मिलती है। और बेल्जियम के अंदर अगर आप टोटल ओवरऑल कंट्री के अंदर देखते हो तो डच कम्युनिटी मेजोरिटी में है, बट माइनॉरिटी है इसके अंदर कैपिटल के अंदर। तो अब हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं कि फ्रेंच और डच के बीच में क्या प्रॉब्लम्स हमें बेसिकली फेस करने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर हम फ्रेंच कम्युनिटी की बात करता हूँ तो फ्रेंच कम्युनिटी बेल्जियम के अंदर माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी में फ्रेंच कम्युनिटी अगर माइनॉरिटी में है, लेकिन माइनॉरिटी में होने के बाद भी काफ़ी रिच है और पावरफुल है, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है
रिसोर्सेज के ऊपर और हर एक बिजनेस के ऊपर फ्रेंच कम्युनिटी का हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, इवन दो माइनॉरिटी में है। लेकिन जो डच हैं जो कि मेजोरिटी में है, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन जो है वो काफ़ी बाद में मिला है और काफ़ी फ्रेंच कम्युनिटी के कंपैरिजन में काफ़ी पीछे हैं। तो इसी वजह से हमें कुछ टेंशन्स देखने को मिलती हैं 1950 और 1960s के अराउंड में डच और फ्रेंच कम्युनिटी के बीच में। और टेंशन्स ब्रुसेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ब्रुसेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेंशन देखने का रीज़न ये है क्योंकि देखो, अगर बेल्जियम के अंदर ओवरऑल कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल कंट्री के हिसाब से फ्रेंच कम्युनिटी माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी में होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा रिच है और पावरफुल है। तो ब्रुसेल के अंदर जब वो ऑलरेडी जो है मेजोरिटी में है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 80% अगर फ्रेंच है तो इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा होगा। जब माइनॉरिटी में वो लोग इतने अमीर हैं तो ब्रुसेल में जब वो 80% है तो 80% में कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा और डच कम्युनिटी को क्या ही बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या ही उनको डेवलपमेंट होगा, क्या ही उनको एजुकेशंस प्रोवाइड होगी। तो इसी वजह से कुछ हमें टेंशन्स देखने को मिलती हैं डच और फ्रेंच के बीच में। अब हम समझते हैं एकोमोडेशन को लेके कि बेल्जियम में पावर को कैसे एकोमोडेट किया गया। तो सबसे बेल्जियन लीडर्स ने अपनी रीजनल डिफरेंसेस को समझा कि कैसे हमारी कंट्री अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल फ्लेमिश रीजन हो गया, देन उसके बाद आपका वेलोनिया रीजन, देन आपको कल्चरल डाइवर्सिटीज देखने को मिलती हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं आपके पास, फ्रेंच कल्चर हो गया, डच कल्चर हो गया, तो अलग अलग कल्चर्स हैं। तो इन्हीं सबको उन्होंने समझा, इन्हीं सबको अच्छे से बेल्जियन लीडर्स ने समझा और 1970 से लेकर 1993 तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स किए गए। 4 अमेंडमेंट्स लेके आए और उन अमेंडमेंट्स को हम देखेंगे कि कैसे हुआ। तो सबसे पहली चीज़ हमें देखने को मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हमें डच का और फ्रेंच का इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। मतलब जो नंबर ऑफ डच और जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और अगर आपको कोई भी लॉ पास करना किसी स्पेसिफिक, अब देखो स्पेशल लॉ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे समझो। अगर किसी भी आपको ग्रुप को कोई भी एड प्रोवाइड करनी है या आपको सब्सिडी प्रोवाइड करनी है या आपको कोई स्पेसिफिक रिजर्वेशन या पॉलिसी बनानी है किसी भी स्पेशल ग्रुप के लिए, किसी स्पेशल कम्युनिटी के लिए, स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए, तो आपको एक उसी मेजोरिटी उसी ग्रुप की जो उसी लैंग्वेज की जो मेजोरिटी ऑफ पीपल्स है उसकी आपको मेजोरिटी नहीं चाहिए। आपको जितने भी ग्रुप्स होंगे ना उन सभी की आपको मेजोरिटी चाहिए होगी। तो इसीलिए कोई भी सिंगल कम्युनिटी डिसीजन नहीं ले पाएगी, सबको मिल बैठ के एक ही टेबल पे आना होगा और एक ही टेबल पे आके आपसी सहमति से डिस्कशन करके ही फैसला लेना होगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ब्रुसेल की, तो ब्रुसेल में आपको सेपरेट गवर्नमेंट देखने को मिलती है जिसमें दोनों ही कम्युनिटीज का, फ्रेंच और डच का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि फ्रेंच ने एक्सेप्ट किया था इक्वल रिप्रेजेंटेशन को ब्रुसेल में, बिकॉज डच ने एक्सेप्ट किया था इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रेंच की सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। क्योंकि देखो डच जो है ऑल ओवर ब्रुसेल के अंदर जो है मेजोरिटी में है, इसीलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया फ्रेंच की रिप्रेजेंटेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट में। और जो फ्रेंच है ब्रुसेल के अंदर फ्रेंच जो कम्युनिटी है, फ्रेंच कम्युनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करती है। तो 80% के अराउंड है, तो 80% के अराउंड है, तो इसीलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया डच की रिप्रेजेंटेशन का ब्रुसेल के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट का भी हमें रोल देखने को मिलता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करती है और वो सबॉर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो कि ब्रुसेल के अंदर नॉट ब्रुसेल बेल्जियम के अंदर हमें काफ़ी सारी स्टेट्स देखने को मिलेंगी। अब इन स्टेट्स के अंदर अलग अलग सिनेरियो होगा, अलग अलग, कोई कम्युनिटी डच कम्युनिटी कहीं पे ज़्यादा पावरफुल होगी, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगी, कहीं पे फ्रेंच जो है वो वीक होगी। तो स्टेट गवर्नमेंट को अपनी अपनी स्टेट के अकॉर्डिंगली उनको डाटा कलेक्ट करना होगा। डाटा कलेक्ट करने के बाद जो भी कम्युनिटी होगी उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली उनको अपनी पॉलिसीज खुद से क्रिएट करनी होंगी। एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करेगी, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं दिखेगा। वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह वहां पे कुछ काम कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टेट में फ्रेंच कम्युनिटी जो है वो इकोनॉमिकली वीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट वहां पे स्पेशल रिजर्वेशन प्रोवाइड करा सकती है, सब्सिडीज दे सकती है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बना सकती है उस स्पेसिफिक फ्रेंच कम्युनिटी को और डच कम्युनिटी को। और अगर किसी स्टेट में डच कम्युनिटी जो पावरफुल है, तो उस स्टेट के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है डच कम्युनिटी को लेके
कुछ स्पेशल लॉज बना सकती है, कुछ अपने लॉज पास ऑन कर सकती है, पॉलिसीज बना सकती है, और फ्रेंच कम्युनिटी का सपोर्ट कर सकती है, डच कम्युनिटी का सपोर्ट कर सकती है, जर्मन का सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया गया था कि आप अपनी इंडिपेंडेंटली वर्क करें, आपके पास भी कुछ पावर है, आप सबॉर्डिनेट नहीं है। सबॉर्डिनेट मतलब आप अधीन नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के, यू हैव द पावर एज वेल, है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंगली भी वर्क कर सकते हैं। और जो एक खास बात हमें देखने को मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, उसके अलावा थर्ड गवर्नमेंट भी हमें देखने को मिलती है, जो कि है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो अपने कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड कम्युनिटी के इश्यूज पे बात करेगी और वर्क करेगी। और हर कम्युनिटी की अपनी खुद की कम्युनिटी की गवर्नमेंट है। तो देखो, एकोमोडेशन इन बेल्जियम के अंदर हमने यही पढ़ा कि बेल्जियम ने कैसे पावर को डिवाइड किया अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, कैसे सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन लिया, और किसी भी और अपनी एक जो डाइवर्सिटी है, जो कल्चर डिफरेंसेस हैं, उन सभी को समझा और सभी को समझ के एक फैसला लिया। तो इसी के थ्रू हमें समझ आता है कि बेल्जियम ने किस तरीके से लिया। तो आने वाली वीडियो में हम श्रीलंका की बात करेंगे, और श्रीलंका की बात करने के बाद हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद हमें क्लियर होगा कि कैसे बेल्जियम ने एक अच्छी चॉइस की पावर शेयरिंग करके, बट श्रीलंका ने उसके अपोजिट करके कैसे खुद को सिविल वॉर की तरफ धकेल दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू एवरीवन।